आई एम रूट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एररएक्स। और आज हम जानने वाले हैं कि एपीआई क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए, आपने सुना होगा या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट्स इंटरमीडिएट से, अगर आपने मिड लेवल के कोई भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होगा या आपके कोई सीनियर से आपने सुना होगा कि एपीआई का जिक्र होता है एप्लीकेशंस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और हालांकि आजकल के जो वेब एप्लीकेशन है जो कि आपके फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स पे बने हुए, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेस एक्सेट्रा, तो इनमें जो डेटा का सोर्स होता है वो आपका एपीआई होता है। आपको एपीआई के थ्रू ही यहाँ पे आप डेटा भेज सकते हैं अगर आपको इस एप्लीकेशन को डायनेमिक बनाना है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों एपीआई यूज़ किया जाता है और क्यों हम लोग एपीआई यूज़ करेंगे हमारे सारे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स पे। और इसमें और एक चीज़ जो प्रॉब्लम बोल सकते हैं या फिर कंफ्यूजन है बहुतों को, कि क्या हम एपीआई जो बनाते हैं उसको हम लोग फ्रंट एंड में ही यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि आप सिर्फ एपीआई को फ्रंट एंड में नहीं यूज़ कर सकते, आप उसको बैक एंड में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपका एक एप्लीकेशन है जावा पे और एक एप्लीकेशन में यहाँ पे लेता हूँ जो कि डॉट नेट पे बना हुआ है। अब उसमें क्या रहता है कि आपको अगर जावा के एप्लीकेशन के थ्रू डेटा भेजना है आपके डॉट नेट पे, तो आपको जो एपीआई बनाना है वो आपको बनाना पड़ेगा जावा में, और आप उस एपीआई को कॉल करेंगे आपके डॉट नेट के एप्लीकेशन में। सेम यही चीज़ अगर आपको रिवर्स करना हो या फिर आपको ऐसा चाहिए कि आप डॉट नेट के एप्लीकेशन से डेटा लेना चाहते हैं और आपके जावा के एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं या फिर वहाँ पे शो कराना चाहते हैं, तो आपको एपीआई बनाना पड़ेगा डॉट नेट पे, और देन आप उस डेटा सोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने जावा के एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे देखिए, एक कंफ्यूजन ये जो था होता है कि हम लोग क्या बैकएंड में यूज़ नहीं कर सकते। आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैकएंड में भी एपीआई यूज़ कर सकते हैं और फ्रंट एंड में तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एपीआई क्या है, किस तरह से काम होता है। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है, सपोज ये हमारा एक वेब एप्लीकेशन है जो कि हमने बनाया हुआ है कोई भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में, एंगुलर, रिएक्ट, उसमें भी। तो अब क्या रहता है कि ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और आपका एक सर्वर होता है, वेब सर्वर। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप बना सकते हैं। और ये जो आपका एप्लीकेशन है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोई डेटाबेस जिसमें आप डेटा अपना स्टोर करेंगे। तो क्या रहता है कि आपका जो ये वेब सर्वर में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर सपोज मैं अगर यहाँ पे पीएचपी की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे पीएचपी में आपका कुछ लॉजिक लिखा हुआ है जिससे आप डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं अपने डेटाबेस से। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप डेटा को तो रिट्राइव कर लेते हैं आपके वेब पेज पे या फिर सर्वर साइड लैंग्वेज पे। अब वहाँ से आपको डेटा को भेजना रहता है कि किस सोर्स को या किस आउटपुट में आप अपने डेटा को पार्स करेंगे इंटरनेट पे या फिर आप क्लाइंट साइड में जहाँ पे भेजना चाहते हैं। या मतलब हालांकि क्या होता है कि अगर आप एक एपीआई बनाते हैं तो उसको आप क्लाइंट में यूज़ करेंगे, या फिर कोई भी उसको कॉल करता है तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम आपको ये देखना पड़ता है कि आप डेटा को किस आउटपुट सोर्स में आप भेजते हैं। यहाँ पे आप जेसन यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सएमएल यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे जेसन पे। तो इसके बाद क्या रहता है कि चलिए फिर से यहाँ पे बताता हूँ कि आप जैसे ही आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आप लॉजिकल पार्ट पे डेटा यहाँ पे रिट्राइव कर लेते हैं, उसके बाद होता है कि हम उस को एक पार्स करके, उस डेटा को पार्स करके हम लोग यहाँ पे जेसन यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जेसन में पार्स करके उस डेटा को क्लाइंट साइड पे भेजते हैं। तो यही चीज आपका हो गया एपीआई। अब जो पार्स करके डेटा को भेज रहे वो आपका हो गया एपीआई। तो यहाँ पे कुछ यूआरएल्स के थ्रू हमारे डेटा आता है, जो कि हम देखेंगे थोड़ी देर में कि किस तरह से यूआरएल्स के थ्रू डेटा आते हैं। अब क्या होता है कि ये एपीआई आप कहीं पे होस्ट करते वेब सर्वर में, जो कि एक्सेसिबल होता है ऑल ओवर द इंटरनेट। और आपका ये जो वेब एप्लीकेशन है ये आपका लोकली भी हो सकता है, विथ ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका ये वेब सर्वर कहीं पे होस्टेड है क्लाउड में, और यहाँ से आप कुछ यूआरएल्स के थ्रू आप एपीआई जो है, एपीआई यूआरएल्स के थ्रू आप डेटा यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। और आपका ये वेब एप्लीकेशन हो सकता है ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, बट यहाँ पे जब एपीआई कॉल करेंगे तो उसके लिए आपको इंटरनेट एक्टिवेट होना चाहिए। तो अब क्या रहता है कि आप एप्लीकेशन में यहाँ से प्रोवाइडेड एपीआई लिंक्स को आप कॉल करते हैं
और वो आपको जेसन में डेटा को सोर्स को आपको प्रोवाइड करता है और उस जेसन सोर्स को हम लोग यूज़ करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो होप आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर कोई भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करते हैं या कैसे एपीआई आता है, क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एपीआई बना के रखा है पहले से। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे मेरा एक लोकल पे बना हुआ है PHP API स्लैश PHP API स्लैश। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी एक प्रोडक्ट्स का एक API बनाया है जिसमें मुझे डेटा का सोर्स मिल रहा है। यहाँ पे मुझे देखिए क्या क्या यहाँ पे सोर्स में क्या मिल रहा है। एक स्टेटस है जो कि ट्रू है, मैसेज मिल रहा है, मैसेज में क्या है, नंबर ऑफ रोज कि मेरे कितने सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर या फिर रोज है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 रोज है, 5 रो या फिर आप बोल सकते हैं 5 ऑब्जेक्ट मुझे मिला है एक एरे के अंदर, एरे ऑब्जेक्ट से। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर आप सिमिलर टाइप के डेटा लेते हैं तो यहाँ पे मेरे सारे सिमिलर टाइप के डेटा है, आईडी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ये कीज जो है ये आपके यहाँ पे स्टैटिक है और जो वैल्यूज है वो मेरे डायनेमिक आते हैं। ठीक है, तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये है जेसन डेटा फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने जो पार्स किया है वो जेसन में पार्स किया है। तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप एपीआई PHP में क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा। हम लोग इस वीडियो में डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग किसी और वीडियोस पे जाएंगे कि एपीआई कैसे बनाते हैं स्क्रैच से। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक एपीआई बना हुआ है प्रोडक्ट्स का। और अभी अगर मैं चाहता हूँ, अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आईडी के हिसाब से चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिखा आईडी, अगर मैं यहाँ पे ID3 लिखता हूँ तो मुझे ID3 के हिसाब से सिर्फ ID3 वाला ये वाला ऑब्जेक्ट का ही डेटा मुझे मिल जाए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे कोड पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको आपको ब्रीफली समझाऊंगा ये कैसे काम करता है, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन बोल के मैंने एक फाइल को यहाँ पे पहले से अटैच करके रखा है। एक्चुअली इसमें क्या है, इसके अंदर आपको मिलेगा मेरा डेटाबेस का कनेक्शन कि किसके साथ मैंने कनेक्ट किया है, कैसे कनेक्ट किया है माइस्क्यूएल के साथ। उसी के साथ आपको यहाँ पे हेडर्स भी डालने पड़ते हैं। हेडर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, आपको हेडर्स यूज़ करना पड़ेगा। हेडर्स आप यूज़ अगर नहीं करते तो आपको एपीआई में आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं आपके हेडर्स पे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा कि क्या है हेडर्स। तो फर्स्ट जो है क्रॉस कंट्रोल ओरिजिन जो है, अलाउ ओरिजिन, वो है स्टार। यहाँ पे आप अपना क्लाइंट साइड का आईपी भी डाल सकते हैं। सपोज आपका क्लाइंट साइड लोकल होस्ट पे है तो LOCAL लोकल होस्ट HOST होस्ट, और ये आपका अगर पोर्ट 3000 में चल रहा है तो आप इसको 3000 दे के आप सिर्फ इसी पोर्ट पे ही एपीआई सर्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोर्ट या आईपी या फिर यूआरएल पे अगर आपको भेजना है, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि कहीं से भी आपका एपीआई एक्सेसिबल हो तो आप यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। नेक्स्ट हम लोग को देखना पड़ता है कि हमारा जो एपीआई का जो डेटा टाइप है वो क्या है, एप्लीकेशन का टाइप क्या है। तो यहाँ पे हमने यूज किया एप्लीकेशन जेसन और कैरेक्टर सेट वो है UTF-8 जो कि नॉर्मल जो होना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन में है कि अलाउ एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स हमारा क्या क्या होना चाहिए। कि हमारे इसका मतलब ये है कि आपके जो बनाए हुए एपीआई है वो क्या क्या मेथड्स को अलाउ करेंगे अपने एपीआई कॉल पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि ऑप्शन दिया है, गेट दिया है, पोस्ट दिया है, पुट दिया है, डिलीट दिया है। तो इस तरह के मेथड्स अगर मैं कॉल करता हूँ अपने एपीआईज पे, अगर मैं कोई एक एपीआई बनाता हूँ इन किसी भी मेथड के ऊपर तो वो मेरे यहाँ पे आराम से कॉल कर सकता है। अगर मान लीजिए मैंने एक डिलीट का एक मेथड बनाया या फिर डिलीट का एक एपीआई बनाया जिसका मेथड है डिलीट और मैंने यहाँ पे उसको डाला ही नहीं, तो उस केस में ये मुझे एरर देगा या फिर वो मुझे वहाँ पे एक नोट देगा कि भाई डिलीट का तुम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे हमारा मैक्स एज है कि कितने सेकंड्स के लिए चल सकता है, और उसी के साथ है अलाउ हेडर्स। हेडर्स हमारा क्या क्या है देखिए, कंटेंट टाइप है,
अलाउ कंट्रोल हेडर से ऑथराइजेशन है, एक्स रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक जो आपका रहता है ये सारा डालना पड़ता है आपको हेडर्स पे, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अगर ये कोड अगर यूज़ करना है तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट्स के एपीआई पे। तो ये है मेरा प्रोडक्ट्स जो कि मैंने यहाँ पे कॉल करके रखा है, जो कि मैं जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स कॉल करता हूँ तो हमारा ये पेज यहाँ पे कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक सिंपल एक क्वेरी लिखा है। मेरे डेटाबेस में प्रोडक्ट्स बोल के ऑलरेडी एग्जिस्ट एक टेबल है जिसमें मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्वेरी को कॉल किया है। फिर मैंने क्वेरी को कनेक्शन दिया है, क्वेरी को रन किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट या फिर आप बोल सकते हैं एक ब्लैंक एरे यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और उसमें मैं पास कर रहा हूँ स्टेटस या फिर पुश कर रहा हूँ। अगर आप लोग पुश जानते हैं कैसे पीछे में पुश कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टेटस और मैसेज यहाँ पे पुश किया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप को रन किया है और मैंने फेच किया है एसोस को, जो कि सिर्फ नेमिंग की नेमिंग वैल्यू को एक्चुअली ये की वैल्यू पेयर में डेटा को सेंड करता है, या फिर आप यहाँ पे की वैल्यू डेटा पेयर में आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक एक डेटा को रो के। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर सारे डेटा मिल जाते हैं, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है फेच एसोस करके, और मैंने डेटा बोल के एक एरे ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे सारे रो को वहाँ पे मैं पुश करता जा रहा हूँ। और जैसे ये पुश कंप्लीट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मुझे इको करा देगा और मेरा जो डेटा जो सोर्स है उसको मैंने जेसन इनकोड किया है। अभी क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जेसन इनकोड नहीं करता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं इको कर देता हूँ तो ये देखिए क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मुझे एक एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्सन का एक एरर देगा। तो मैं यहाँ पे आपको कॉल करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे चल नहीं रहा है, मैं यहाँ पे आपको वेब ब्राउज़र में इसको कॉल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सेम वही एपीआई को कॉल करके रखा है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए क्या दिया, इसने मुझे एरे रिटर्न कर दिया है इको पे। तो यहाँ पे ये मेरा चलेगा नहीं भाई। अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आर करता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा करता हूँ तो ये मुझे देखिए सारे डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो हम लोग डेटा पार्स करते वो मैंने आपको जो अभी बताया कि हम लोग जेसन फॉर्मेट में पार्स करते, इसीलिए हमने यहाँ पे जेसन इनकोड लिखा है। और जब आप क्लाइंट साइड में इस एपीआई को कॉल करेंगे तो आप इस जेसन को डिकोड करके आप उसको अपने हिसाब से अपने एप्लीकेशन में वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे आप वहाँ पे जेसन को डिकोड करते, अगर आपका एप्लीकेशन या फिर आपका जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अगर एरे सपोर्ट करता है तो आपको डेटा एरे में मिलेगा। अगर वो आपको लिस्ट सपोर्ट करता है तो लिस्ट, डिक्शनरी, जो भी आपका वहाँ पे एरे का जो सपोर्टिव चीज़ है या फिर मैकेनिज्म है वो उसमें आपको डेटा को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं कि मैंने जो कहा कि मुझे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो मुझे पर्टिकुलर सिर्फ एक ही आइटम या फिर एक ही प्रोडक्ट का मुझे डेटा मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसी पेज में मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ यहाँ पे कि इफ $get, अगर मुझे गेट रिक्वेस्ट पे कोई आईडी वगैरह अगर मिल रही है, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इज सेट कि भाई अगर तुझे यहाँ पे आईडी मिल रहा है और उसी के साथ नॉट एम्प्टी क्या कि जो मुझे आईडी मिल रही है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एरे होगा, ये एक एरे होता है, गेट जो है वो एक एरे होता है और यहाँ पे एक आईडी। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे तुझे आईडी मिल रही है और वो ब्लैंक नहीं है या फिर नल नहीं है, खाली नहीं है, तो मुझे इसे किसी एक वैल्यू में स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक पैरम्स पी, मैंने यहाँ पे पी पे इसको लोड कर दिया, पैरम्स पे मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। किसको लोड कर दिया, $_get और इस आईडी को, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे इको करता हूँ और इको करके मैं अगर दिखाओ आपको पैरम्स, और एक्चुअली अगर यहाँ पे इसको पैरम्स नहीं मिलता है तो इसे मुझे ब्लैंक कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक नहीं करके मैं यहाँ पे इल्स करता हूँ और मैं इस क्वेरी को इसके ऊपर लेके जाता हूँ और इसको सेम मैं यहाँ पे क्लोन करता हूँ, ठीक है।
तो अभी क्या है कि अगर मुझे पेरेंट्स मिलता है तो ये मुझे इको कर देगा पेरेंट्स को, अदरवाइज ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ और हम इसको रन करते हैं ब्राउज़र में हमारा। तो अभी देखिए ये मुझे कोई भी पेरेंट्स वगैरह नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पेरेंट्स पास ही नहीं किया है, ठीक है। प्रोडक्ट में कॉल करता हूँ तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देखे मैंने अगर ID इक्वल्स टू 3 कर दिया तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे 3 को रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 33 करता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ तो ये मुझे वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो ये क्या है कि आप गेट रिक्वेस्ट से डेटा भेज सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा क्वेरी है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा। तो अगर मुझे पेरेंट्स मिल रहा है, पेरेंट्स में कुछ ID आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा वेयर, और यहाँ पे मेरा ID वेयर ID इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं उसको कॉल कर दूंगा पेरेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं टर्मिनेटर दूंगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे SQL को अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या फिर मैं रन कर रहा हूँ इको करके, तो आप यहाँ पे देखिए अभी SQL हमारे पास क्या आ रहा है। अभी हमारे पास जो SQL है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ID इक्वल्स टू, ये जो भी मैंने लिखा है। अभी अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा। अभी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, ब्लैंक करता हूँ, तो ये क्या करेगा कि हमारा क्वेरी को मॉडिफाई करके डायनेमिकली ये चेंज कर रहा है कंडीशन के हिसाब से हमारा। तो अभी चलिए हमारा क्वेरी भी सही काम कर रहा है, मैंने यहाँ से एग्जिट हटा दिया है, मैंने यहाँ पे इको जेसन भी कर दिया है। अब देखते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ एक ही डेटा को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, मैं HTTP बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सही दिखेगा। तो अभी देखिए मैंने 3 कॉल किया है, तो ये मुझे डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा एक एरे है उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट को मुझे पास कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 को हटा देता हूँ, ब्लैंक पोस्ट करता हूँ, तो अभी ये मुझे क्या करता है, सारे डेटा मुझे प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे एक मेजर पॉइंट है कि मुझे अगर मल्टीपल डेटा मिल रहा है, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि ये जो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो कि हालांकि सारे API जब भी आप क्रिएट करते हैं, आप बिगनर्स रहते हैं, आप जब API कॉल करते हैं तो आपको ये फेस करना पड़ता है कि एरे ऑब्जेक्ट में डेटा आना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, एरे से ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट से एरे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अपना डेटा का जो आप टाइप है वो आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी मैं अगर यहाँ पे 3 भेज रहा हूँ तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मुझे एक एरे के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप जब इसको कॉल कीजिएगा तो आपको इसको इंडेक्स करके आपको कॉल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 0 इंडेक्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं अपने क्लाइंट साइड पे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई मैं ये क्यों करूँ, मुझे भाई सीधा सीधा ऑब्जेक्ट भेज दो, मैं इतना क्यों करूँ। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल डेटा के लिस्ट आता तो मैं यहाँ पे लूप चला के उस डेटा को मैं यहाँ पे लूप से रन कराता, बट मैं अगर यहाँ पे सिंगल एक डेटा मुझे मिल रहा तो मैं वहाँ पे लूप या इंडेक्स क्यों लगाऊँ, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, अगर सिंपल एक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखिए। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज चेक किया है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से आप चेक कर लो कि इफ यहाँ पे अगर आपको पेरेंट्स मिला, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो पेरेंट्स है इस पेरेंट्स को मैं यहाँ पे इल्स में भी डाल के भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नल, चलिए मैं यहाँ पे नल रखता हूँ। अगर पेरेंट्स यहाँ पे आता है तो वो ID को स्टोर करेगा, नहीं तो ये मुझे नल देगा। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि डॉलर अगर पेरेंट्स नॉट इक्वल्स टू नल, या फिर मैं यहाँ पे PHP का इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकता हूँ, नॉट इज नल पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स नल नहीं है तो वो मुझे ये वाइल लूप रन करके देगा, अदरवाइज मुझे इल्स, मुझे यहाँ पे जो है मेरा डेटा का जो सोर्स है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
इस चीज़ को कॉपी और ये पेस्ट, और यहाँ पे मुझे ये एरे नहीं लगाना है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा के अंदर उसको स्टोर करूँगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा MySQLi fetch source, और मैं यहाँ पे जो रीस है उसको। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पे पेरम्स में कुछ मिल रहा है तो अच्छा, ये लॉजिक थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक मिनट मैं इसको नीचे ऊपर कर देता हूँ, सॉरी माय बैड। तो अच्छा, अभी अगर मुझे कोई पेरेंट्स में आईडी वगैरह कुछ भी मिल रहा है तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई तुझे लूप में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मुझे सिर्फ उस आईडी के बेस पे एक डेटा लाके दे दे, और उसे एक डेटा बोल के जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, एरे के अंदर जो मेरा डेटा बोल के मैंने की वैल्यू का पेयर्स रखा है उसमें लोड करा दे। अगर तुझे आईडी नहीं मिलता है तो तू सारे डेटा को मुझे फेच करके लाके डेटा के अंदर एक एरे बना के स्टोर करता जा, या फिर बोल सकते हैं कि एरे के अंदर पुश करता जा। तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करके या फिर सेव करके यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने टू कॉल किया तो अभी आप देख सकते हैं कि ये डेटा एरे से एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं, आप इस डेटा को कॉल करो, डेटा डॉट नेम करो तो आपको नेम मिल जाएगा, डेटा डॉट प्राइस करेंगे तो आपको प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ अगर आप यहाँ से आईडी वगैरह सब हटा दो, और सिनेरियो आपका अगर ये रहता है कि आपका डेटा एक अरे है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डेटा को एक मैप लूप में चलाना पड़ेगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कॉल करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे मैप लूप यूज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ और यूज करते हैं तो आपको वहाँ पे आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, आप फोर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर ईच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लूप लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप लूप का जो भी इंडेक्स पे आप या फिर जो भी आपके की पे आप स्टोर कर रहे हैं इस एक एक ऑब्जेक्ट के डेटा को, आप उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फोर लूप में या फिर फोर ईच पे प्रोडक्ट बोल के एक ऑब्जेक्ट के अंदर में अपने एक एरे ऑब्जेक्ट का डेटा को स्टोर करा, तो उस केस में मेरा क्या होगा कि प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो इस तरह से मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से एपीआई काम करता है, किस तरह से हम एपीआई यहाँ पे जेसन में पार्स कर सकते, और किस तरह से हम सिंगल डेटा को भी कॉल कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मेरे यहाँ पे मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर 9 नहीं है तो ये क्या देगा, ये मुझे देगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इस तरह से आप एपीआई कॉल कर सकते हैं। ये जस्ट एक बेसिक वीडियो था, ओवरव्यू आप बोल सकते हैं कि किस तरह से एपीआई काम करता होगा, क्योंकि हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता कि एपीआई एक्चुअली होता क्या है। वो सुनने के बाद सोचते हैं कि अरे भाई एपीआई ये है वो है, बट देखिए एपीआई कुछ नहीं है। आप जिस डेटा को अपने व्यू में पास करते हैं एज एन एरे, आपको जस्ट उसी को पास करना रहता है या फिर पास करना रहता है एज ए जेसन। बस यही चीज़ है आपका एपीआई। हाँ, इसके बियॉन्ड आपको क्या कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि आपको एपीआई में क्या क्या भेजना है वो आपको जेसन में भेजना पड़ता है। फिर आपको एपीआई को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, आप एपीआई की लगा सकते हैं, एपीआई में ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को या इस सारे चीज़ को किस तरह से यूज़ करेंगे या इसको किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बेस करके एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका कोई एक वीडियो सीरीज़ आए तो आप नीचे कमेंट कीजिए मुझे, तो मैं उस पर भी एक वीडियो सीरीज़ बना दूंगा कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं एपीआई को, किस तरह से आप पोस्ट में डेटा भेज सकते हैं सिक्योरली, किस तरह से आपको एपीआई को आप प्रोटेक्ट करके सिर्फ एक ही एंड पॉइंट से यूज़ कर सकते हैं, आई मीन वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वाला चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। उसी पे आप एपीआई फेंक के मारो भाई कोई, ठीक है। तो आप बेल आइकन पे भी एपीआई कॉल कर सकते हो और सब्सक्राइब पे तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।